बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि 8 बजे आपको प्रॉपर तरीके से क्लास आपको देखने को मिलती है। हमने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो थी, उसमें हमने ये बात किया था कि जो आपको 23 मार्च सन 2021 को जो आपका SSC जेई का पेपर हुआ था, तो 2 शिफ्ट में हुआ था। एक मॉर्निंग में हुआ था, एक आपका इवनिंग में हुआ था। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो मॉर्निंग में हुआ था, हमने कल डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से उसमें जीके जैसा क्वेश्चन था, क्या उसका वेरिएंट था। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके जो जीके जैसा क्वेश्चन है किस लेवल कहाँ पे आया हुआ है, और हम और अपने तैयारी में क्या मॉडिफाई कर लें, क्या हमने 2 पेपरों से सीखा, आज इस पे भी हम बात करेंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरी देखनी है। पहले हम लोग आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके जो है और किस टॉपिक पे किस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है और हमको किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो भैया, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और डेली आपको क्लास यहाँ पे आपको ये देख मिलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका, जो कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 चारू मजूमदार, सीआर दास, एमएन राय और कन्हई लाल दत्ता। तो इन चारों विकल्प में से आपको ये बताना है कि इनमें से आपका भारतीय साम्यवाद का जनक किन्हें माना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। मतलब जो विकल्प आपका 3 है वो बहुत ही सही आंसर इसका है कि जो एमएन राय थे उनको भारतीय साम्यवाद का जनक माना जाता है। हुआ क्या था भाई कि जो आपके मन, इनका पूरा नाम क्या था, मनवेंद्र नाथ राय 21 मार्च 1887 को इनका जन्म हुआ था और 25 जनवरी 1954 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनको इसको नहीं याद रखना, लेकिन याद रखना कि जिनका जन्म नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एक भारतीय साम्यवादी क्रांतिकारी कट्टरपंथी कार्यकर्ता और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। साथ ही 20वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी ये थे। राय मैक्सिकन साम्यवादी पार्टी और भारतीय साम्यवादी पार्टी के संस्थापक भी थे। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय साम्यवाद का जनक किन्हें माना जाता है, तो एमएन राय को। अगला क्वेश्चन आपका है, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आए हैं, हमने कहीं सिलेक्शन नहीं लेगा, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा। आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी कितना भी स्टैटिक सब कुछ पढ़ लें, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे 2 4 5 आ ही जाएंगे जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा, पता नहीं कहाँ से पूछ लेगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, देखो अगर आपने पढ़ा होगा कितना ही आप पढ़ लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी कॉफ़ी बीन्स है जो एक किस्म है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्पादित की जाती है। बताओ कॉफ़ी बीन्स की कौन सी ऐसी किस्म है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्पादित की जाती है। जिनको पता हो तो अच्छी बात है, तो नहीं पता तो बता दूं कि जो कॉफ़ी की ये बीम है, जो बीन्स है, उसका नाम क्या है, अरेबिक है। देखो भारत के अंदर जो है काफ़ी की 2 किस्में पाई जाती हैं। एक तो आपकी नाम क्या है, अरेबिका, और आपको रोबस्टा। अगर फ्यूचर में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कॉफ़ी की प्रजाति हो कितनी आपकी हैं, 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी, एक का नाम क्या है अरेबिका, एक का नाम क्या है रोबस्टा। तो अरेबिका क्या होती है, ये हल्की कॉफ़ी होती है, लेकिन बीन्स अधिक सुगंधित होने के कारण रोबस्टा बीन्स की तुलना में इनका बाजार मूल्य अधिक होता है। ये हल्की तो होती है, लेकिन ये जो बीन्स होती हैं वो क्या होता है, अधिक सुगंधित होती हैं, इसीलिए रोबस्टा बीन्स की तुलना में इनकी बाजार मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी ओर रोबस्टा में अधिक ताकत होती है और इसलिए उसका उपयोग विभिन्न मिश्रण के बनाने में किया जाता है। अरेबिका रोबस्टा की तुलना में अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस के बीच का ठंडा और समान तापमान अरेबिका के लिए उपयुक्त है। अगर आपका फ्यूचर में पूछे टेम्परेचर, तो इसको याद रखना है कि 150 से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो होता है वो किसके लिए, अरेबिका के लिए। जबकि रोबस्टा के लिए कितना होता है, 200 से लेकर के कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ एक गर्म और अर्ध जलवायु की उपयुक्त होती है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। कॉफ़ी से संबंधित क्वेश्चन था। अब देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो हमको परेशान नहीं होना है। बाकी आपको अच्छे से 35-30 नंबर तक आराम से जीके जिसमें कर लेंगे। अभी लास्ट में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमको जीएस पे काम करना चाहिए ताकि हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाएं, 30-35 नंबर आ जाएं जीएस में। तो आपको वीडियो को पूरी देखनी है, वीडियो पर बना रहना है। अगला क्वेश्चन है, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज थर्ड एक क्या थे, ये कौन से शासक थे। ऑप्शन नंबर 1 चाहमान शासक, ऑप्शन नंबर 2 चेदी, ऑप्शन नंबर 3 गंगा, ऑप्शन नंबर 4 गढ़वाल। तो ये कौन सा था, आपके चाहमान शासक थे। ऑप्शन नंबर 1 उसमें क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो ये देखो मोहम्मद गौरी से संबंधित, और मतलब कि जो आपका 1191 टाइम पीरियड है, 1192, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला युद्ध कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 92 का तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 1191 जो डेट आपकी हो, 1191 की जो डेट है वो तराइन के प्रथम युद्ध की ही है, मतलब ये तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ था। 1192 में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। यहाँ पे उसके बारे में जानकारी थोड़ी दी हुई है, आप इसको लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो हमने दोनों पेपर को डिस्कस किया, कुछ ना कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने मिले, कंप्यूटर के क्वेश्चन हमको देखने को मिले, तो 2 से 3 नंबर 4 नंबर का आपको कंप्यूटर भी देखने को मिले, कभी कभी हो सकता है 4 नंबर का आ जाए, कभी 2 नंबर का, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के जाना है। तो अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ईमेल में एक भरोसेमंद स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनशील जानकारी जैसे कि उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास किया है। मतलब ये कौन सा सिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चीटिंग कहते हैं, फिशिंग, पिपिंग, डिक्टोरिंग। तो ये क्या होता है, फिशिंग होता है। फिशिंग एक तरीका होता है, फिशिंग के तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि किसी के दुर्भावनापूर्ण तरीके से क्या करते हैं, किसी का नाम हो गया, किसी का पासवर्ड, किसी का मोबाइल कार्ड, आप लोग फिशिंग से जानकारी जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो होगा करेक्ट आंसर होगा फिशिंग होगा, ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट होगा। अब यहाँ देखो कितने प्रकार की फिशिंग होती है, ठीक है। फिशिंग का मतलब ही क्या होता है कि फिशिंग जो आपका है कि अक्सर दुर्भावनापूर्ण कारणों से इलेक्ट्रॉनिक संचारों में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में मुखौटा लगाकर संवेदनशील जानकारी जैसे कि उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी परोक्ष रूप से भी धन प्राप्त करने का प्रयास है। फिशिंग शब्द का पहला रिकॉर्ड कब किया गया था, 1995 में, ठीक है। इसको ध्यान रखना, 1995 में कोसिला रोकेचे द्वारा बनाए गए क्रैकिंग टूलकिट एओहेल में था। अब फिशिंग के कितने प्रकार देखो, ईमेल फिशिंग, स्पीयर, व्हेलिंग, क्लोन, वायस, एमएसएमएस, कैलेंडर, ये सब आपके फिशिंग के तरीके हैं। तो फिशिंग के तरीके से क्या होता है कि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति की आईडी को हैक कर लेते हैं, मतलब किसी भी तरीकों से अपना हम दूसरे व्यक्ति की पर्सनल जो चीज़ें होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन आपका देखो पिछले वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, मतलब कि यहाँ से विटामिन से आप नोट करके रख लीजिए कि विटामिन से आपका एक नंबर आएगा, चाहे वो उसका डिसीज पूछ ले, चाहे उसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले, चाहे कैसे वैज्ञानिक पूछ ले। जैसे यहाँ पूछा है कि आहार में किसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो घेंघा रोग किस कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है उसमें। अच्छा, अगर आपसे पूछे विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आपका नाम होता है, ठीक है। विटामिन डी का नाम क्या होता है आपका, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियों में जो डिसीज होती है वो आपकी होती है कैल्शियम की वजह से, ठीक है, हड्डियों में, ठीक है। इस तरीके से तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि विटामिन आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। बायोलॉजी के अंदर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पहले विटामिन जरूर पढ़ना है, ठीक है। विटामिन सारे वैज्ञानिक के नाम, जैसे विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल, विटामिन डी 1 थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए टोकोफेरॉल, विटामिन के फ्लोक्विनोन, सब एकदम टिप पे होना चाहिए। और इनसे क्या डिसीज होती हैं, जैसे अभी क्वेश्चन पूछे लगता है थक्का नहीं बनता विटामिन के, इनफर्टिलिटी किसमें, विटामिन ए, तो सबको पूरा आपको रटा होना चाहिए, ठीक है भाई साहब। तो आपको ये चीज़ पढ़ के जरूर जानी है एग्जाम के लिए। आप लोग खुद देख लीजिए, थायराइड ग्रंथ कहाँ होती है, यहाँ गले के पास होती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछा गया, स्कर्वी मुख्य रूप से विटामिन जो लंबे समय तक किसकी कमी से होता है, बताओ स्कर्वी किसके होता है, विटामिन B1 C A D, तो किससे वजह से होता है भैया, सी की वजह से होता है। विटामिन डी स्कर्वी होता है। विटामिन ए से आपका रेटिनॉल होता है, इसका ये तो वैज्ञानिक नाम है, लेकिन इसके क्या कमी होती है, रतौंधी हो जाती है। विटामिन डी रेक्टस होता है, सूखा रोग होता है। विटामिन B1 बेरी बेरी, ठीक है। तो इस तरीके याद रखना है, तो मतलब विटामिन के जितने हैं सारे आपको याद रखना है, और उनसे क्या डिसीज हो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब आपके प्रीवियस पेपर में आए थे। और हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे पूछा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन करता है, तो ये आपका आर्टिकल 108 है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 108 में तहत है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ें जैसे कि कुछ हैं, अभी अभी हाल में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है, और आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब अभी नए नए क्या हुए हैं। देखो आप लोग करते क्या हो, करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो। करंट अफेयर आपका ना पढ़ना ना, करंट अफेयर आपको पढ़ने से क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जीके मजबूत होता है अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो। करंट अफेयर में क्या, अच्छा देखो आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर है, जीएस है, देखो मिला जुला रूप है। अगर वो करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाएगा, पूछ लेगा राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो इसको सबको पता है, ये तो नहीं पूछेगा ना। तो वो अब करंट अफेयर के ही टॉपिक को कहाँ ले जाएगा,
आपके पॉलिटी में। तो कैसे पूछेगा कि बताओ कि जो राष्ट्रपति हैं महाभियोग इनके ऊपर कब लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत आता है, इनका निर्वाचन किसके तहत होता है, अनुच्छेद 53 में क्या, अनुच्छेद 54 में क्या, 55 में क्या, 56 में, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक पूरा राष्ट्रपति के बारे में है, फिर तीसरा आपका उपराष्ट्रपति के बारे में है। तो वो आपका करंट के ही क्वेश्चन को उठाकर कहाँ ले जाता है, आपका जीएस में ले जाता है। ठीक है, कोई ऐसे मान लो अभी क्या होता है, कोई विदेश मंत्री या हमारे प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाते हैं, तो हमको ये नहीं पूछे कहाँ पे गए, हमको ये पूछ लेगा कि उस फलां देश की राजधानी क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है। तो आपको ये चीज़ समझना है। ठीक है, यही चीज़ आपको समझना है कि हमको अपने करंट अफेयर के साथ साथ जो है डेली पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपका जीएस मजबूत होगा। जीएस आपको अलग से फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग टेक्निकल के पीछे इतने घुसे पड़े रहते हैं कि आपको जीएस पे ज़रा सोचने का टाइम नहीं देते। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो अभी मान लो चलो एग्जाम है, अब तो पढ़ना ही, अब तो पढ़ ही रहे होगे सब लोग। वैसे भी क्या होता है कि हमको डेली पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी नॉलेज जो है इंगेज होती है। एट ए टाइम पे हमको फिर उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। हम लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, ये बात सच्ची है पर कड़वी है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन 108 पूछा है, तो ये क्यों पूछा है, उस समय क्या हुआ था, नया नया 17, मतलब जैसे होता ना कोई चीज़, तो ये मतलब पॉलिटिकल क्वेश्चन तो ये तो पूछा ही करता है। मान लो अभी कोई क्वेश्चन पूछ राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो अब वो क्यों पूछेगा। जैसे कि इस बार के एग्जाम में चांस आने का पूरा चांस है कि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ ले, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ ले, फिर ठीक है आपके जो है अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछ ले, महान्यायवादी से, फिर आपके कैग से पूछ ले। तो इस तरीके से, क्योंकि अभी जो हाल में अपॉइंटमेंट इन सबके हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड जितनी जानकारी आपको पढ़ के ही जानी है। ठीक है, पॉलिटी में तो आपको ये सब समझना है। यहाँ बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका क्या है कि तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो न्यूरॉन होता है, इसको आप सभी को पता है। नेफ्रॉन आपको पता है किडनी की होती है। तो बायोलॉजी क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन है। न्यूरॉन मस्तिष्क की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, देखो विश्व महत्वपूर्ण दिवस। भैया महत्वपूर्ण दिवस बिल्कुल आपको करके जाना है। हर एक महीने के महत्वपूर्ण दिवस करके जाना है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछे, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, मतलब कि पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व जल दिवस के ऊपर ऐसे कुछ था। तो वहाँ पूछा गया था कि किस दिन को मनाया जाता है। तो ये आपको जो है 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको महत्वपूर्ण दिवस करके जाना है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपसे कहें जनवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि मान लो 10 जनवरी है, फिर आपका 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, फिर आपका 24 जनवरी है राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वाटर डे मनाते हैं। तो 26, फिर आपका इस बार नया जुड़ा है 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। तो हर एक महीने के, जैसे कि फरवरी में है 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो देखो अब वेटलैंड डे, आप देखो आप आ गया नाम, तो रामसर स्थल अब वर्तमान में कितने हो चुके, वर्तमान 75 हो चुके हैं। तो अब वो पूछ सकता है कि इस बार जो वेटलैंड डे है किस तारीख को मनाया गया, तो 2 फरवरी को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी। तो करंट का ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो हमसे जीएस में पूछ लेता है। ठीक है, अगर आप करंट, अब फिर वही बात आ जाती है ना, करंट अगर आप पढ़ते होते तो आपको ये दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब महत्वपूर्ण दिवस की हम एक वीडियो बना देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एसएससी जेईई स्पेशल जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस होंगे उसको हम वीडियो एक बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो किसी सदन के 17 अवसान और एक नए सत्र में उसके पुनः समवेत होने के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है। तो ये आपका क्या कहा जाता है भैया, जो अवकाश कहा जाता है, इसको कहते हैं, इसका अवकाश कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी से कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो उपाधियों का उन्मूलन किसमें होता है, अनुच्छेद 18। मतलब ये जो मौलिक अधिकार वाला पार्ट है भैया ना, मतलब 12 से लेकर के 35 तक, इसको आपको पढ़ के बिल्कुल रट्टू तोता होना चाहिए। कोई पूछे भैया 19 में क्या है स्वतंत्रता, 21 में क्या है प्राणोदय स्वतंत्रता, फिर अब ऐसे मतलब जो भी पूछे 17 में क्या है अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो भी आए फर्टिकुलर अभी तो मतलब जो मतलब याद रहेगा ना, तो बिल्कुल एकदम पता होना चाहिए हर एक तरीके से, 12 से 35 पूरा रटा होना चाहिए मौलिक अधिकार। तो आप समझिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसके विरुद्ध होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं। तो इन सब तरीके से आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे एक निष्कर्ष हम बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से आपने 2 पेपर सेट देखे होंगे। अगर आपने देख रहे हैं तो 2 पेपर हमने यहाँ पे किए, एक मॉर्निंग वाला किया, सेकंड मॉर्निंग वाला किया। तो दोनों हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं पॉलिटी से क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो सबसे पहले पॉलिटी आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में हमने ये देखा कि आधुनिक इतिहास से और आपके सिंधु घाटी सभ्यता से, फिर आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ फिर आपका, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका कहाँ से देखने को हमको मिल रहा है, जैसे कि जो भी
ये मध्यकालीन इतिहास का थोड़ा बहुत है चैप्टर। तो मतलब ज़्यादातर आपको आधुनिक इतिहास के, नेशनल मूवमेंट के, इसके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि करंट अफेयर हमने नहीं डिस्कस ली क्योंकि करंट अफेयर पुराना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लेकर नहीं, लेकिन करंट अफेयर जो आपको मिली है ये पेपर आपको 23 मार्च सन 2021 को पेपर आपका हुआ था। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर पूछी गई थी, मैक्सिमम ज़्यादा जो पूछी गई थी, तो आपको ये पूछी गई थी करंट अफेयर भैया, यहाँ से ये पूछी गई थी आपकी अक्टूबर 2020 तक की करंट अफेयर पूछी गई थी, मतलब पिछले 6 महीने तक की मैक्सिमम करंट अफेयर यहाँ पे आई थी। तो आपको ये सब देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से आपका जो है यहाँ पे आपका करंट अफेयर पूछ रहा है। तो मतलब आप करंट अफेयर अगर कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो तो 6 महीने का लगभग पढ़ के यहाँ नहीं पड़ेगा। बाकी जीएस की जैसे आप पढ़ ही रहे हैं, स्ट्रेटेजी की आप पढ़ ही रहे हैं, जो चीज़ें आपकी संस्था काम में, ऑर्गेनाइजेशन है, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण खेल अवार्ड हैं। अभी देखो जैसे कि इस बार पद्म विभूषण दिया गया सन 2022 में ही। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हुआ, कॉमनवेल्थ गेम हुआ। तो जो चीज़ें अभी हाल फिलहाल में हुई तो उनको एक बार नज़र ज़रूर दौड़ा के जाना है कि उनसे अगर क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना हो। तो ऐसे एक वीडियो में आप बने रहेंगे, डेली हम लोग बात करते रहेंगे जीएस पे, किस तरीके से हमको काम करना है और किस तरीके से हमको नंबर इनक्रीज करना है। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।